एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉल फॉर पेपर क्या होता है। आप रिसर्च कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपने ऐसा एक मेल या ऐसा कुछ अनाउंसमेंट या नोटिस बोर्ड पर कुछ ऐसा डिस्प्ले या अपने कलीग से या अपने क्लासमेट से या अपने गाइड से कभी ना कभी ऐसा ज़रूर सुना होगा कि कॉल फॉर पेपर, ऐसा वर्ड ज़रूर आपने सुना होगा। तो ये होता क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, जब भी आप रिसर्च करते हैं तो आप पेपर लिखते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं। तो अब पेपर लिखने के बाद आप उसको पब्लिश कैसे कराएंगे, कहाँ कराएंगे पब्लिश, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर आप पब्लिश करा सकते हैं। यानी कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है या कोई जर्नल है, वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा। वैसे तो आप सर्च भी कर सकते हैं, गूगल पर भी आपके गाइड के थ्रू मालूम पड़ सकता है, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से भी मालूम पड़ सकता है, जो आपका रिसर्च डिपार्टमेंट होगा वो भी आपको मैसेज कर सकता है इसके लिए। तो तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर उन सभी तरीक़ों से या किसी भी तरीके से आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच रही है तो क्या आप भी कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कॉल फॉर पेपर, और आपका जो भी फील्ड हो उसको आप सर्च करके उसको लिखकर, जैसे मान लीजिए कि आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो कॉल फॉर पेपर इन कंप्यूटर साइंस, ऐसे करके कुछ इनपुट्स आएंगे आपके सामने और आप उन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब ये कॉल फॉर पेपर, ये मान लेता हूँ कि आपके पास कोई मेल आया है या फिर आपके पास नोटिस बोर्ड, जो आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पर लिखा हुआ है, या ऐसा कुछ भी है जो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है दो तरीके से। हो सकता है कि कोई कॉन्फ्रेंस होने वाली हो, उसकी इंटीमेशन आप तक पहुंचना चाह रही है, और हो सकता है कि कोई जर्नल में आप अपना पेपर सबमिट कर सकते हो, इसके लिए इंटीमेशन है। वहाँ पर आप देखेंगे इस कॉल फॉर पेपर जो हेडिंग होगा उसके नीचे लिखा होगा कि किस थीम पर है, क्या थीम है उसकी। यानी आप मान लीजिए कि कंप्यूटर साइंस के आप हैं फॉर एग्जांपल, और सिविल इंजीनियरिंग पर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है या कोई जर्नल है और वहाँ लिखा हुआ है कॉल फॉर पेपर, नीचे लिखा हुआ है सिविल इंजीनियरिंग का कोई एक टॉपिक, तो आप वहाँ पर अपना पेपर सबमिट नहीं कर सकते क्योंकि आपका पेपर उससे रेलिवेंट है ही नहीं। तो ये देखना होगा कॉल फॉर पेपर के बाद आपको उसका थीम क्या है, किन टॉपिक पर हो रही है। वहाँ पर उस थीम के नीचे ही आप देखेंगे, वहाँ पर बहुत सारे थीम लिखे दिखाई देंगे, टॉपिक्स दिखाई देंगे। अगर वहाँ पर लिखा हुआ है बट नॉट लिमिटेड टू, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर थीम दी हुई हैं, ऊपर जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उन पर तो आप सबमिट कर ही सकते हैं अगर आपका फील्ड है वो तो। और अगर इसमें नहीं है तो आप भेज सकते हैं पेपर, अगर उनको लगा कि इसको पेपर को कंसीडर किया जा सकता है तो उस थीम को भी वो ट्रैक में रख लेंगे। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी वाली थीम के यानी कंप्यूटर साइंस के और पेपर भी आते हैं उनके पास, तो ऐसा हो सकता है कि वो वहाँ पर उनके लिए एक्सपर्ट को बुला लें और पेपर को रिव्यू करना स्टार्ट करें। यानी मान लेते हैं कि कॉल फॉर पेपर किसी कॉन्फ्रेंस के लिए है, कि कोई कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वहाँ पर उसके लिए कॉल फॉर पेपर आपसे मंगाए जा रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि मार्च 2025 में कोई कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसके लिए 6 महीने या 8 महीने या 1 साल पहले आपके पास इंटीमेशन आ गया। तो अब आपको थीम मिल गया कि इस थीम पर कॉन्फ्रेंस होने वाली है, आपको लगता है कि वहाँ पर जो फ़ीस है वो आप बियर कर सकते हैं, जो उसका पेमेंट मोड है वो आप बियर कर सकते हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। 1 साल का जो टाइम है, 1 साल बाद आपका पेपर प्रेजेंट होगा, वो आप टाइम डिवोट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपका 1 साल के अंदर आपका फाइनल प्रेजेंटेशन होने वाला हो, तो उस केस में आपको इस पेपर को वहाँ पर एंगेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने अगर अपना पेपर वहाँ सबमिट कर दिया और वो कॉन्फ्रेंस ही 1 साल बाद होने वाली है, तो आप ये कैसे शो करेंगे कि आपका रिज़ल्ट जो है वो फाइनल था या रिज़ल्ट जो है वो एक्यूरेट है या उसको कंसिडर किया जाना चाहिए? वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिव्यू ही नहीं हुआ अभी, आपने तो सिर्फ सबमिट किया है। ठीक है, तो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कॉल फॉर पेपर है किसी जर्नल के लिए, कोई नेशनल जर्नल या इंटरनेशनल जर्नल, इसके लिए कोई इंटीमेशन आया है कि आप वहाँ पर अपना पेपर सबमिट कर सकते हैं। तो वहाँ पर दिया हुआ कि भाई इस टेम्पलेट में आप सबमिट कीजिए, ये लास्ट डेट है, इसके बाद आपको इतनी डेट तक आपको इंटीमेशन मिल जाएगा कि आपका पेपर रिजेक्ट हुआ, एक्सेप्ट हुआ, या इसमें माइनर या मेजर कुछ मॉडिफिकेशंस होने हैं। यानी आप जो भी डेडलाइन दी हुई होगी कि इस डेट तक आपको पेपर सबमिट करना है, वो आप सबमिट करेंगे। जो भी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होगा, जिसे हम टेम्पलेट करते हैं, तो उस तक आप पेपर सबमिट करेंगे उनको, मेल या जैसे भी वो कॉल कर रहे हों, तो वहाँ पर पेपर सबमिट कर देंगे। उसके बाद वो अपनी एक्सपर्ट टीम से उसको रिव्यू कराएंगे, और उनको लगता है कि पेपर आपका ठीक है, इस पर काम किया जा सकता है, रिसर्च की जा सकती है, तो आपको एक्सेप्टेंस दे देंगे, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा आपका।
अगर जनरल है तो वो कुछ टाइम के बाद जो भी इनकी लिमिटेशन होगी या जो भी इनका डेडलाइन होगी या जो भी इनका टाइम फ्रेम होगा 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 6 महीने जो भी है, उसके बाद वो उसको पब्लिश कर देंगे और आप तक इंटीमेशन आ जाएगा। कॉन्फ्रेंस है तो वो कॉन्फ्रेंस में आपको प्रेजेंट करना होगा पेपर को, उसके बाद आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके बाद उनकी प्रोसीडिंग होगी, इसमें वो पेपर पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो पेपर जो रिव्यू किया वो रिजेक्ट हो गया, तो अगर डेडलाइन है, वो आपको टाइम दे रहे हैं कि 15 दिन में इसको ठीक कर दीजिए कि 1 महीने में ठीक कर दीजिए, तो ठीक है। और रिजेक्ट होने पर मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा टाइम मिलेगा उस पेपर को उसी कॉन्फ्रेंस में या उसी जर्नल में सबमिट करने के लिए। आपको उस पेपर को दोबारा से लिखना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा पूरे पेपर को, तब कहीं और आप सबमिट करेंगे उसको। और अगर मेजर या माइनर करेक्शन के लिए आया तो उसमें आपको डेडलाइन निश्चित रूप से दी जाएगी कि आप 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर इस पेपर में ये करेक्शंस ठीक करिए। यानी कि जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं बहुत सारी, या पैराग्राफ का सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, या टेम्पलेट में नहीं है, या इमेजेस क्लियर नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो आपको वो ठीक करना होगा, फिर से सबमिट करना होगा, वो फिर से रिव्यू होगा। इस बार भी अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो फिर वो पेपर रिजेक्टेड मान लिया जाएगा, आपको दोबारा से करना पड़ेगा उस काम को और कहीं और सबमिट करेंगे। और एक्सेप्ट हो गया तो वहाँ पर वो पब्लिश हो जाएगा। अगर जर्नल होगा तो, कॉन्फ्रेंस होगा तो आपको वहाँ पर जाकर आपको प्रेजेंट करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता, ज़्यादातर कॉन्फ्रेंस में ऐसा होता है कि आपको प्रेजेंट ही करना होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कॉन्फ्रेंस में पेपर भेज दें, प्रेजेंट करने जाएं नहीं, या प्रेजेंट ही ना करें वहाँ पहुँचने के बाद भी, और आपको उसका अप्रूवल मिल जाए कि हाँ आपने पेपर प्रेजेंट किया और सर्टिफिकेट मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये पूरा हुआ कॉल फॉर पेपर। तो ये आपको देखना होगा कि आपको कॉन्फ्रेंस में भेजना चाहिए पेपर को या जर्नल में भेजना चाहिए। ये आपकी टाइम अवेलेबिलिटी और कितना आपके पास टाइम है रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए, ये बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो आपकी गाइड आपको सजेस्ट कर देंगे कि आप कैसे और कहाँ पर आपको सबमिट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हमेशा ही कॉन्फ्रेंस में सबमिट करते रहें, ऐसा भी नहीं कि आप हमेशा ही जर्नल में सबमिट करते रहें। तो आपको दोनों का बैलेंस करना ज़रूरी है, लेकिन ये आर्ट आपको ज़रूर आनी चाहिए कि आपको कहाँ सबमिट करना है। तो उम्मीद है इससे आपको ज़रूर आइडिया लगा होगा कि कॉल फॉर पेपर क्या होता है। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। पढ़ना हो हमें एडा या डेटा स्ट्रक्चर, पढ़ना हो हमें एडा या डेटा स्ट्रक्चर, समझना हो हमें एल्गो या फंडामेंटल, समझना हो हमें एल्गो या फंडामेंटल। बस एक नाम याद रहेगा, डॉक्टर कपिल गोविल। जावा CISE बात हमारे बस की, जावा CISE बात हमारे बस की, बस हमको सर्च है करना, डॉक्टर कपिल गोविल। सब्सक्राइब चैनल डॉक्टर कपिल गोविल, यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल गोविल।